मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त करेंगे नोएडा की सेक्टर 150 में इंजीनियर की मौत से आई खबर के साथ। इस मामले में अब एक बड़ा खुलासा होता हुआ नजर आ रहा है। नोएडा प्राधिकरण की लापरवाही, जिसको लेकर बड़ा खुलासा यह हुआ है कि स्थानीय निवासियों ने समय समय पर शिकायत की थी, लिखित में लेटर दिया था। न्यूज नेशन के पास बाकायदा उन शिकायतों की कॉपी मौजूद है। स्पीड ब्रेकर्स को लेकर, रिफ्लेक्टर्स को लेकर, खुले नाले को लेकर, स्ट्रीट लाइट की कमी की शिकायत की गई थी। घटना वाले प्लॉट में भी पानी भरने की शिकायत कई मर्तबा की गई। सांसद महेश शर्मा ने भी प्राधिकरण को शिकायतों पर पत्र लिखा था। विधायक तेजपाल नागर ने भी अथॉरिटी को पत्र लिखा था। IGRS पोर्टल पर भी यह शिकायत की गई थी। पोर्टल की शिकायत पर वर्क सर्कल 10 ने पल्ला अपना झाड़ लिया था। वर्क सर्कल 10 ने प्राधिकरण की ट्रैफिक सेल को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया था। कई शिकायतों के बाद भी प्राधिकरण ने कोई कदम नहीं उठाया। जनप्रतिनिधियों के पत्र को भी प्राधिकरण ने नजरअंदाज किया। तो आखिर क्यों ये शिकायतें नहीं सुनी गई वक्त रहते? क्यों आखिर इतने खत बाकायदा सांसद ने लिखा, विधायक ने लिखा, उसके बावजूद इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया? और नतीजा क्या हुआ कि एक 27 साल का एक नौजवान, एक युवक, उसकी भेंट चढ़ जाता है। एक परिवार तिल तिल मरने को मजबूर है अब, क्योंकि उसके घर का चिराग बुझ गया है। आप देखिए कि किस तरह की लापरवाही जो है वो सामने निकल कर आई है। एक मौके से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और दूसरी जो दो तस्वीरें आप दो अलग अलग विंडोज में आप देख रहे हैं, वो दरअसल वो शिकायतें हैं, वो दरअसल वो पत्र हैं जो अथॉरिटी को लिखे गए थे। लेकिन बावजूद इसके अथॉरिटी आंख मूंदे बैठी रही। अथॉरिटी ने इस ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया। और अथॉरिटी की नींद कब खुली? जब एक शख्स इसकी भेंट चढ़ गया। और हम आपको दिखा रहे हैं ये अलग अलग तस्वीरें नोएडा का सेक्टर 150, जिसमें एक युवा इंजीनियर युवराज, जिसकी मौत को लेकर चौंकाने वाली सच्चाई अब सामने आई है। इस मामले में नोएडा अथॉरिटी और दूसरी सरकारी एजेंसी जो है, उनकी साफ तौर पर लापरवाही और संवेदनहीनता जो है उसके सबूत मिले हैं। ये युवराज सेक्टर 150 में एक निर्माणाधीन मॉल के बेसमेंट के लिए खोदा गया जो गहरा गड्ढा था, उसमें कार समेत गिर गया था। इस गड्ढे में पानी भरा हुआ था। 2 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक उसको बचाने के लिए वो मदद की गुहार जो है वो लगाता वहां पर रहा, लेकिन उस तक मदद नहीं पहुंच पाई। इस बीच पुलिस, फायर ब्रिगेड, SDRF की टीम घटनास्थल पर पहुंचती है, लेकिन आरोप है कि बचाव दल के पास रस्सी और सीढ़ी जैसे बुनियादी साधन जो है वो तक मौजूद नहीं थे। इस मामले में नोएडा अथॉरिटी भी लापरवाही उसकी जो सामने आई है निकलकर, क्योंकि हादसे वाली जगह पर कोई चेतावनी बोर्ड ऐसा नहीं था, कोई रिफ्लेक्टर्स जो होने चाहिए थे कि कम से कम बताते तो या उससे अंदाजा तो लगता, तो ऐसे कोई बोर्ड या कोई रिफ्लेक्टर तक वहां पर नहीं थे। यह बताता है कि किस तरह से युवराज सिस्टम की भेंट चढ़ गया। सिस्टम की लापरवाही ने ली नौजवान की जान। नोएडा अथॉरिटी के हाईटेक दावों की खुली पोल। रेस्क्यू के लिए 2 घंटे में बुनियादी चीजें तक नहीं जुटा पाई नोएडा अथॉरिटी से जुड़ी एजेंसी। आधी रात का वक्त, चारों तरफ घना कोहरा और ठिठुरती ठंड। नोएडा के सेक्टर 150 की एक सुनसान सड़क पर दौड़ती कार अचानक बेकाबू होकर एक मौत के अंधेरे में जा गिरी। गड्ढा किसी कुदरती आपदा का नतीजा नहीं, बल्कि नोएडा अथॉरिटी और बिल्डर की लापरवाही का नतीजा था। अथॉरिटी की लापरवाही से एक डेथ जोन को महीनों से खुला छोड़ दिया गया था। इसी गड्ढे में 27 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता करीब 2 घंटे तक जिंदगी की जंग लड़ते रहे। अपने पिता को फोन कर बचाने की गुहार लगाई, लेकिन जब तक सिस्टम की नींद खुली, युवराज की सांसें थम चुकी थी। आप देख रहे थे गाड़ी डूब रही थी और लगातार बीच में हर 15-20 मिनट पर इंटरवल पर बोला पापा बचा लो आप, ये बोला था। और मैं पागल होता जा रहा था धीरे धीरे। अच्छा, फायर ब्रिगेड भी आई लेकिन वो पानी में नहीं गए, क्या बोल रहे थे लोग? वो लोग उसमें गया ही नहीं। वो लोग थोड़ा सा टच करता था और रस्सी थोड़ा फेंकता था। रस्सी पूरा प्रॉपर जगह तो जाती नहीं थी, फिर वो खींच लेते थे और
स्टेन स्टील वहीं पर हो जाती थी। कोई दूसरा उपाय उनके पास, मैंने पूछा कि स्विमर या डाइवर कोई है जो जाके कम से कम उसको रस्सी दे सके तो अपने लाइफ को बचा सकते हैं, तो ये इनके पास नहीं, बोला कि नहीं कोई स्विमिंग नहीं आता। ये हादसा नहीं बल्कि नोएडा अथॉरिटी की लापरवाही का जीता जागता सबूत है। 2 घंटे तक अथॉरिटी एक युवक को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाई और तमाशा देखती रही। रेस्क्यू के नाम पर नोएडा अथॉरिटी की टीम ने वक्त बर्बाद किया और देखते ही देखते युवराज मेहता मौत के मुंह में समा गया। लापरवाही की हद तो तब हो गई जब रेस्क्यू टीमें पहुंची तो उनके पास गड्ढे से युवक को निकालने के लिए जरूरी चीजें भी मौजूद नहीं थी। नोएडा जैसे शहर में अगर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के संसाधन नहीं है तो भगवान भरोसे ही सब चल रहा है। हमने तो उम्मीद उसी समय खो दिया जब हमने पूछा कि एसडीआरएफ कहाँ से आ रही है। उन्होंने बताया गाजियाबाद से। हम बोला ये नोएडा में तो नहीं, यहाँ नहीं है, गाजियाबाद से टीम आएगी। एंड ही टूक अराउंड 1.5 और आई थिंक 2 आवर्स टू रीच देयर स्पॉट। 2 घंटे लगे उनको फॉग से बचते, धीरे धीरे वो चले। तब तक तो लाइफ का तो उम्मीद ही नहीं हम कर पा रहे थे। बेसमेंट कितने दिन से खुदा है, पानी कब से भरा हुआ है, कुछ शिकायत वगैरह की आप लोगों ने कभी? जब शिफ्ट किया उस समय से भी मैं देख रहा था कि उसमें पानी परमानेंट किसी लेवल तक अप या डाउन उसमें रहता ही था। अथॉरिटी और उससे जुड़ी एजेंसियों के पास इतनी लंबी रस्सी तक नहीं थी कि उसे युवक तक पहुंचाया जा सके। 2 घंटे तक एक गोताखोर तक का इंतजाम नहीं हुआ। रेस्क्यू टीम को आने में काफी देर हुई। रेस्क्यू टीम के पास सर्च लाइट तक नहीं थी, ऐसी क्रेन तक नहीं थी जिससे युवक तक पहुंचा जा सके। रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची तो काफी देर तक एक्शन लेने के बजाय सिर्फ वक्त जाया किया। आरोप है कि ठंडे पानी और अंधेरे को देखकर कोई भी तुरंत अंदर कूदने को तैयार नहीं हुआ। युवराज मदद का इंतजार करता रहा, जान बचाने की गुहार लगाता रहा, लेकिन नोएडा अथॉरिटी और उसकी टीमें तमाशबीन बन गई। जिस टाइम लड़का बचने की गुहार लगा रहा था, 2 घंटे प्लीज मुझे बचा लो, किसी भी तरीके से बचा लो, फायर ब्रिगेड वाले यहाँ ड्रामा दिखा रहे थे यहाँ पर कि ठंडा पानी है, इसके अंदर सरिया है, हम नहीं जाएंगे। नाव पे बैठ के हाथ मार रहे हैं। बस क्या मतलब है, जब सेफ्टी जैकेट है तुम्हारे पास और तुम ऐसी आपदाओं से लड़ने के लिए रेडी किए गए हो तो तुम क्यों ठंडे पानी से डर गए तुम? इसी बीच मोनिंदर नाम के शख्स ने हिम्मत दिखाई और अपनी कमर में रस्सी बांधी करीब 70 फीट गहरे पानी में छलांग लगा दी। मगर जब तक मोनिंदर युवराज तक पहुंच पाते तब तक कार समेत वो डूब चुका था। उसके पास बस इसलिए नहीं गए कि इसके अंदर सरिया है इसके अंदर ये पानी बहुत ठंडा है। मैं जब लड़के को 2 घंटे हो गए थे, मैं 1:45 मैं आया। मैं कहा भाई तुम एक साइड हटो, मैं देखूंगा सरिया जो भी है इसके अंदर, तुम बाहर आओ, मैं जाता हूँ। मैं अपनी कमर से रस्सा बांध के अंदर गया। मुझसे बोल रहे थे भाई अभी 5-7 मिनट पहले लड़के की आवाज़ आनी बंद हुई है, तू एक बार देख क्या सीन है। मैं कहा ये क्यों नहीं जा रहे हैं? नो बोल रहे कि ये सरियों से डर रहे हैं, फायर ब्रिगेड वाले सरियों से डर रहे हैं, इसलिए ये अंदर नहीं जा रहे। मैं कोई नहीं तो अलग हटाओ, मैं जाता हूँ। मैंने कमर से रस्सा बांध के मैं सीधा भाग गया। कम से कम लास्ट वाली जो झाड़ी है वहाँ तक गया था मैं। वो झाड़ी तक मेरे हाथ टच हो गए थे उस झाड़ी में, लास्ट वाली में। वहाँ से घूम के मैं फिर बोल रहे थे राइट में जाओ, क्योंकि धुंध थी। उनको यहाँ जो लोग खड़े थे उनको मैं नहीं दिख रहा था और मुझे वहाँ से ये नहीं दिख रहे थे। बस लाइट के इशारे से बता रहे थे कि इधर जा। तो मैं इसमें कम 30 से 40 मिनट डोला हूँ। मुझे लड़का मिला था, नई गाड़ी मिली थी मुझे। नोएडा उत्तर प्रदेश के सबसे हाईटेक शहरों में से एक है। यहाँ गगनचुंबी इमारतें तेजी से बन रही हैं। नोएडा अथॉरिटी वर्ल्ड क्लास सुविधाओं का राग भी अलापती है, लेकिन हकीकत क्या है, इसकी पोल सेक्टर 150 में हुए इस हादसे ने खोल कर रख दी। हादसे की वजह नोएडा अथॉरिटी की बड़ी लापरवाही है। सवाल है कि रिहायशी इलाके के पास मॉल के लिए गहरा गड्ढा खोदकर उसे खुला क्यों छोड़ दिया गया? सड़क पर कोई रिफ्लेक्टर या साइन बोर्ड क्यों नहीं था? मोड़ पर सुरक्षा के लिए कोई पुख्ता बैरिकेडिंग क्यों नहीं की गई थी? मोड़ पर स्ट्रीट लाइट का इंतजाम क्यों नहीं था? मुझे भी स्विमिंग आती है, तो मैंने आते ही उनको बोला कि कितना फॉग था, आप जा नहीं पा रहे। तो उनका भी स्टेटमेंट था कि पानी बहुत ठंडा था, सरिया था। मैंने बोला मैं अगर आपको लगता है वहम है तो मैं रात को 3 बजे आपके सामने आऊँगा। आपको नहीं तैरना आता, मैं आपका हाथ पकड़ के अभी अंदर लेके जाऊँगा और बाहर निकाल लाऊंगा, ये मेरा कसम है।
थोड़ा सा तैरना इंसान को आता है, इतना नहीं था इसके अंदर। लोग पहाड़ों में जाते हैं, पहाड़ों में इतना तेज़ बहाव होता है, वहाँ लोग निकाल लाते हैं। यहाँ आप छोटे से में चले गए, आपको असल में ये लगा कि लड़का वहाँ से बोल रहा है हमारे पास बहुत समय है, हम टीमों को बुलाएंगे, प्रोसेस फॉलो करेंगे, गाजियाबाद से टीम आएगी। कुछ भी नहीं करना था, एक सिर्फ रस्सा चाहिए था, आपका लाइफ जैकेट था। दुनिया भर की सोसाइटी है, हर जगह स्विमिंग पूल है, आपको सामान मिल जाता है, आराम से कोई भी चढ़ सकता था। सबको अपनी जान की हिम्मत थी, सब यही सोच रहे थे कि भाई अपनी जान बचा ले, वो तो आ ही जाएगा। सेक्टर 150 के प्लॉट SC2 में एक मॉल बनाया जाना था। बेसमेंट के लिए जमीन खोदी गई थी, लेकिन किसी वजह से मॉल का निर्माण नहीं हो सका, जिसके बाद गड्ढे में बगल के नाले से पानी भर गया था और वो दलदल में बदल गया। नोएडा अथॉरिटी किस तरह काम करती है, इसे लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। लोगों का आरोप है कि जिस जगह हादसा हुआ उसे लेकर पहले ही कई बार अथॉरिटी को शिकायत दे दी गई थी, लेकिन कमरों में बैठकर आराम फरमाने वाले अधिकारियों की नींद नहीं खुली। स्थानीय लोगों ने बताया कि 31 दिसंबर की रात भी इसी जगह एक ट्रक गड्ढे में गिर गया था। इसके बाद लोगों ने कई बार लिखित शिकायत दी थी। हादसे वाली जगह ना तो रिफ्लेक्टर है, ना बैरिकेडिंग और ना ही स्ट्रीट लाइट है। लोगों की शिकायत पर नोएडा अथॉरिटी ने कोई एक्शन नहीं लिया। भाई ये डेथ जोन है, यहाँ पे बोर्ड लगना चाहिए डेथ का। एक डेथ हुई है ना इस जोन में, तो डेथ जोन हो गया ना। क्यों बोर्ड नहीं लग रहा है यहाँ पे डेथ जोन का? अभी और कितने लोग मरेंगे अंदर जाके? आपके सामने मीडिया क्या, आप लोग क्या बताना चाह रहे हैं? भाई साहब ये बंदा लाइव आपको पुलिस वालों से बिना डरे, किसी से बिना डरे मुंह पे बोल रहा है। ट्रक वाले को मैं बचा के लाया, नहीं तो ट्रक वाला नहीं बचता। ट्रक को अगर यहाँ पे घुसे हुए, ये आपको दिख रहा है ना, ट्रक को घुसे हुए 1 हफ्ता हो गया, इन्होंने ये जगह भी ठीक नहीं करी, नहीं तो गाड़ी बच जाती है यहाँ पे। 2 घंटा एक लड़का चिल्ला रहा है मुझे बचा लो। नतीजा ये हुआ कि एक होनहार इंजीनियर की जिंदगी खत्म हो गई। अब सवाल है कि नोएडा अथॉरिटी की जिम्मेदारी क्या है? आखिर बड़े बड़े दावे करने वाली अथॉरिटी एक मामूली रेस्क्यू करने में भी नाकाम क्यों हो गई? टीम न्यूज नेशन। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और इसी पर और विस्तार से हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं। हमारे सहयोगी अमित चौधरी जो कि ग्राउंड पर ही मौजूद हैं और लगातार पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन अमित, ये बहुत ही विडंबना है। आप देखिए कि ये नोएडा जैसी हाईटेक सोसाइटीज का, हाई राइज सोसाइटीज का हाल है कि किस तरह से एक युवा यहां पर सिस्टम की भेंट चढ़ जाता है। अब दिखाया जा रहा है कि जेई सस्पेंड कर दिया, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, लेकिन पहले तक क्या सो रही थी नोएडा अथॉरिटी? इतनी चिट्ठियां लिखी गई, इतने खत लिखे गए, क्या हुआ उनका? बिल्कुल, देखिए न्यूज़ नेशन के दर्शकों को हम ये चिट्ठियां दिखा रहे हैं। सांसद महेश शर्मा के द्वारा भी चिट्ठी लिखी गई, विधायक के द्वारा भी चिट्ठी लिखी गई तेजबार नागर के। और IGRS पोर्टल ऐसा पोर्टल है जिसकी निगरानी सरकार करती है। सीधे जो भी शिकायतें उस पर होती हैं उस पर 100% काम करना होता है। बावजूद उसके जो वर्क सर्कल 10 है उसके अधिकारियों ने नोएडा ट्रैफिक सेल की तरफ पल्ला झाड़ते हुए उसमें साफ लिख दिया कि उनका काम है एक दूसरे की तरफ लगातार जो भी लेटर लिखे गए वो एक दूसरे विभाग की तरफ टालते हुए नजर आए। खुद विधायक के लेटर को इन्होंने संज्ञान नहीं लिया, सांसद के लेटर का संज्ञान नहीं लिया। और इलाके के लोगों ने, कल भी हमने तमाम लोगों से बात की, साफ तौर पर उनका कहना था कि समय समय पर यहां प्राधिकरण से इस काम को कराने की मांग करते रहे। स्ट्रीट लाइट तक रात में नहीं जलती। हादसा हो जाने के बाद अब स्ट्रीट लाइट जलना शुरू हुई है। कल शाम को पत्थर के कुछ बैरिकेड्स उस जगह पर लगाए गए जहां ये गाड़ी गिरी। तो जब इंजीनियर की मौत हो गई उसके बाद में हरकत में आते हुए अधिकारी जरूर दिख रहे हैं। केवल एक जेई को सस्पेंड करने की कार्रवाई को लेकर जो भी स्थानीय लोग, तो ये अथॉरिटी क्या सिर्फ वहां चाय की चुस्कियां लेते हुए, नाश्ता करते हुए, पैसा छापना, बस इसी के लिए वहां पर बैठी हुई है? और फायर डिपार्टमेंट का तो कितना गैर जिम्मेदाराना रवैया जो है वो निकलकर सामने आया है। जो बेसिक नीड्स हैं, जो बेसिक चीजें वहां पर होनी चाहिए, वो तक वहां पर नहीं थी। बिल्कुल देखिए, फायर डिपार्टमेंट पे भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। एक पिता उस पानी के गड्ढे के किनारे खड़ा होकर अपने बेटे को डूबते हुए देख रहा है। आप सोचिए किस तरीके की उनके दिमाग में चीज़ें चल रही होंगी। और फायर विभाग के जो लोग हैं वो किनारे पर बैठे रहे, रस्सा फेंकते रहे। पिता ने खुद हमसे बातचीत करते हुए बताया कि रस्सा फेंका, फिर वापस किया, कोई भी दमकल कर्मी उस पानी के अंदर नहीं उतरा। जो स्टीमर इनके पास होते हैं उसका प्रयोग नहीं किया गया। जब एक डिलीवरी बॉय रस्सा लेकर पानी में कूद सकता है तो पुलिस अधिकारी और दमकल विभाग के जो अधिकारी हैं वो क्यों
क्यों नहीं कूद सकते हैं। एसडीआरएफ का इंतजार किया गया, एनडीआरएफ का इंतजार किया गया। जब तक वो टीमें यहाँ पर पहुंची तब तक इंजीनियर अपनी जान गंवा चुका था और तिल तिल कर लगातार आवाज लगाकर अपने आप को बचाने की गुहार लगा रहा था। स्थानीय लोगों को और प्रत्यक्षदर्शियों का यह भी कहना है कि वो रोकर गिड़गिड़ाकर इस बात की मांग कर रहा था कि उसको बचा लिया जाए। धीरे धीरे उसकी गाड़ी पानी के अंदर डूब रही है। तमाम प्रशासनिक अमला, वहाँ बात की जाए पुलिस की, दमकल विभाग की, मौके पर मौजूद तो रहे लेकिन किसी तरीके की मदद नहीं पहुंचा पाए। वो भी ऐसे शहर के अंदर जहां हाई राइज सोसाइटियां हैं, कई बार 10वें फ्लोर पर, 15वें फ्लोर पर आग लग जाती है, तो उन फ्लोर पर आग कैसे दमकल कर्मी बुझा पाएंगे जो उस इंजीनियर को बचाने में नाकामयाब रहे। फिलहाल दमकल कर्मियों की तरफ से, सीएफओ की तरफ से कोई भी बयान इस पूरे मामले में अभी तक सामने नहीं आया है। पुलिस द्वारा एफआईआर जरूर दर्ज कर ली गई है। जिन दोनों बिल्डरों के नाम एफआईआर दर्ज की है उन दोनों बिल्डरों लेकिन इन एफआईआर का क्या होता है और इन चीजों का क्या होता है, अमित, ये आप और हम बेहद अच्छी तरीके से समझते हैं, लेकिन सवाल तो ये है कि क्यों नहीं इस गड्ढे को, और लोग वहां पर साफ तौर पर कह रहे हैं, जो वहां के निवासी है, जो वहां के रहने वाले, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये डेथ जोन है। वो कह रहे हैं कि अभी 10 दिन पहले वो एक ट्रक वाले को बचा के वहां पर लेकर आया, लेकिन बावजूद उस जगह को भरा नहीं जाता है। अगर शायद भर दी जाती वो जगह तो शायद युवराज मेहता उसका शिकार नहीं होते, एक घर का चिराग नहीं बुझता। तो क्यों नहीं किया गया? किस चीज का इंतजार किया जा रहा था? बिल्कुल देखिए 31 दिसंबर की घटना है। जो ट्रक ड्राइवर, वहां पर उसका ट्रक आधा लटक गया था और इसी डिलीवरी बॉय के द्वारा, जो डिलीवरी बॉय अब यहां पर इस इंजीनियर को बचाने की कोशिश करता नजर आया, उसके द्वारा उसको बचा लिया गया। उस वक्त भी दमकल विभाग और प्रशासनिक पूरा अमला बैठा रह गया था। उस ट्रक ड्राइवर की भी मौत हो सकती थी, लेकिन 31 तारीख के बाद 9 तारीख को फिर चिट्ठी लिखी गई सोसाइटी के लोगों के द्वारा। विधायक से 9 जनवरी को चिट्ठी लिखवाई गई कि इस तरीके की समस्या यहाँ पर है। 4 से 5 हजार परिवार यहाँ पर रहते हैं, 10 के आसपास सोसाइटियां बनी हुई है, उन सबकी जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कोहरे के समय में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी इस बात के आदेश दिए थे कि तमाम सड़कों पर रिफ्लेक्टर लगाए जाएं और लोग आसानी से अपनी यात्रा सुगम बनाएं। तो तमाम जो एहतियात है वो बरते जाएं। बावजूद उसके प्राधिकरण के अफसरों ने तमाम शिकायत मिलने के बाद भी यहाँ कोई काम नहीं किया। और बिल्कुल, और ना केवल उन लोगों द्वारा, सोसाइटीज के लोगों द्वारा, बल्कि सांसद द्वारा भी चिट्ठी लिखी जाती है, उस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। अमित, फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। लेकिन आप सोचिए कि नोएडा में एक इंजीनियर युवराज मेहता, जिनकी मौत ने प्राधिकरण की पोल खोलकर रख दी है। जिला प्रशासन, पुलिस और दमकल विभाग के आपदा प्रबंधन की क्या सच्चाई है, इसको बेनकाब कर दिया है। इस युवराज मेहता की जगह कल को आप हो सकते थे, हम हो सकते थे, कोई भी हो सकता था, या फिर हो सकता है अगर इसी तरह से चलता रहा। लेकिन इस हादसे में सबसे दर्दनाक यह है कि एक बेटे ने अपने पिता की आंखों के सामने दम तोड़ दिया। वो पिता बेबस था, वो 2 घंटे तक उसे यूं ही डूबता अपनी नजरों के सामने देखता रहा। मैं जुड़ा हूँ, कोई उपाय करो, मैं डूब रहा हूँ। लगातार वो बीच बीच में हर 15-20 मिनट पर इंटरवल पर बोला था, पापा बचा लो अब। ये बोला था और मैं पागल होता जा रहा था धीरे धीरे। एक पिता की आंखों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। वो बार बार चश्मे के नीचे नम होती आंखों को पोंछने की कोशिश करते हैं, लेकिन आंखें नम होती ही जाती हैं। एक पिता करे भी तो क्या, इन्हीं आंखों से अपने बेटे को पानी में डूबते देखा है। कि वो लगातार वो बीच बीच में हर 15-20 मिनट पर इंटरवल पर बोला था, पापा बचा लो अब। ये बोल रहा था और मैं पागल होता जा रहा था धीरे धीरे। ग्रेटर नोएडा में बिल्डर्स की लापरवाही और प्राधिकरणों की घनघोर लापरवाही ने राजकुमार मेहता के सारे सपने छीन लिए और एक ऐसा जख्म दे दिया जो ये पिता जीवन भर नहीं भूल सकता। राजकुमार मेहता तब बदहवास हो गए थे जब आधी रात को बेटे युवराज का फोन आया था और उसने मौत के मुंह से बचा लेने की गुहार लगाई थी।
उस समय 12 के आसपास हो रहा था, मिडनाइट। मैं उसी समय उसी हालत में निकला और दौड़ पड़ा। बाहर गए, एक कैब था वहाँ अवेलेबल था, कोई वेट कर रहा था किसी पे, मैं उसी में बैठ गया और एक नाले की ओर गया। वो गलत एड्रेस था। फिर मैंने बेटा से कांटेक्ट किया, तो बोला कि नहीं, वो वाला नाला नहीं, जो घर के पास वाला नाला है उसमें मैं गिरा हूँ। फिर बैक हुआ, टाइम लग गया उसमें, करीब 12:40 12:50 में मैं वापस आया उस स्पॉट पे जहाँ मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा था। ये युवराज की मौत से पहले का आखिरी वीडियो है। इस वीडियो में युवराज अपने मोबाइल से टॉर्च दिखा रहा था और ये बताने की कोशिश कर रहा था कि वो यहाँ पर डूब रहा है, यहाँ से वो निकल नहीं सकता क्योंकि उसे तैरना नहीं आता। लेकिन पानी के किनारे पर खड़े पुलिसकर्मी, फायर डिपार्टमेंट के अधिकारी और स्थानीय लोग उसे डूबते देखते रहे। उन्हीं में एक पिता भी था जो अपने सामने अपने 27 साल के बेटे को डूबता देख रहा था और पछता रहा था कि काश उसके बेटे ने स्विमिंग कोर्स करने का जो प्लान बनाया था वो कोर्स पहले ही पूरा कर लिया होता तो आज स्थिति कुछ और होती। स्विमिंग आती है आपको? स्विमिंग आती, मैं बहुत पछता रहा था कि अगर मुझे स्विमिंग आती या मेरे बेटे को स्विमिंग आती। वो भी प्लान कर रहा था कि नेक्स्ट जब ये न्यू ईयर का जो फरवरी मार्च में हम थोड़ा रिलैक्स होंगे तो स्विमिंग का क्लास करेंगे। नोएडा के सेक्टर 150 में रहने वाले लोग भी गमगीन हैं, जो बस देख रहे थे कि लोटस ग्रीन बिल्डर ने कैसे मौत का कुआं खोद कर रखा है जिसमें एक नौजवान जिंदगी गंवा बैठा। फायर ब्रिगेड वाले कोई नहीं अंदर गए थे, कोई नहीं गया कर था। पाए। 2 घंटे अगर कोई चिल्ला रहा है और उसके बाद भी अब बचा नहीं कोई सकते, नहीं, तो कोई नहीं गया। इसका जिम्मेदार पूरा गवर्नमेंट। अब बोलेंगे कुछ? गवर्नमेंट है क्या? कहाँ गया वो भाई? भाई ये डेड जोन है। जिस टाइम वो लड़का बचने की गुहार लगा रहा था, 2 घंटे प्लीज मुझे बचा लो, किसी भी तरीके से बचा लो, फायर ब्रिगेड वाले यहाँ ड्रामा दिखा रहे थे यहाँ पर कि ठंडा पानी है, इसके अंदर सरिया है, हम नहीं जाएंगे। नाव पे बैठ के हाथ मार रहे हैं, बस क्या मतलब है? जब सेफ्टी जैकेट है तुम्हारे पास और तुम ऐसी आपदाओं से लड़ने के लिए रेडी किए गए हो, तो तुम क्यों ठंडे पानी से डर गए तुम? 2 घंटा एक लड़का चिल्ला रहा है मुझे बचा लो। यहाँ पे 50,000 बंदा रह रहा होगा, यहाँ पे पुलिस वालों के पास इतनी इक्विपमेंट नहीं है कि 2 घंटे में किसी बच्चे को निकाल सके इसके अंदर से। है पुलिस वाले कह रहे हैं आपको कि एनडीआरएफ को बुलाया। एनडीआरएफ क्या इतनी बेगर्दा है कि वो एक बच्चे को पानी से निकाल नहीं सकती? उसने अपने फादर को 12 बजे फोन किया कि पापा मैं यहाँ नाले में गिर गया हूँ। 1:45 तक उसकी आवाज आ रही है। 12 बजे जब उसने फोन किया है कि मैं गिर गया हूँ गड्ढे पानी के अंदर, 1:45 तक वो बोल रहा है मुझे बचा लो, मुझे बता लो। 2.25 घंटे हो गए ना। अब एक पिता को उसके माता पिता समझा रहे हैं, ढांढस बंधा रहे हैं, लेकिन अब ये दर्द कम हो भी तो कैसे? बेटी विदेश में रहती है, पत्नी कुछ समय पहले ही छोड़कर चली गई और अब बेटा नजरों के सामने से चला गया। अमित चौधरी, नोएडा, न्यूज नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।